आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि आप जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाइए, तो अब से मैं जो है पूरी कोशिश करूंगा कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊं। और इसकी शुरुआत जो है आज से हो रही है। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, मतलब प्राचीन भारत का अलग से आएगा, मध्यकाल का अलग से आएगा, और ये आधुनिक काल का जो है अभी से शुरू हो रहा है। तो ये रोज सुबह 7 बजे आएगा, वही 10, 12, 15 क्वेश्चन होंगे। और मैं जो है इसमें शुरू से क्वेश्चंस लूंगा, मतलब कि जब आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, या फिर कहें हम पृष्ठभूमि जिसमें हम यूरोपियों के आगमन को पढ़ते हैं, तो वहां से मैं क्वेश्चंस उठाना शुरू कर रहा हूं। और लगभग 10-12 क्वेश्चंस जो है रोज रहेंगे, और ये टॉपिक वाइज रहेंगे, जैसे कि आप में से अधिकतर बच्चों का कमेंट था। अब आप लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, फेसबुक, इसके अलावा जो भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहां पर भी आप हों, वहां आप इसको शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा तो आप लोगों के लिए जो है, और मतलब क्या बोला जाए, क्वेश्चंस की संख्या या क्वेश्चंस की क्वांटिटी मैं बढ़ाऊंगा। और मैं भी सोच रहा हूं कि मैं प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से भी 10-12 क्वेश्चन डेली लेकर के आऊं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा वीडियो को शेयर वगैरह करने का, और लाइक जरूर करिएगा अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, किस भारतीय व्यापारी ने भारत तक पहुंचने में वास्को डी गामा की मदद की थी? काफी आसान क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। तो वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा सभी को पता है भाई, प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वास्को डी गामा वह पहला व्यक्ति था जिसने यूरोप से पूर्वी देशों तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। लेकिन जो वास्को डी गामा था ना, उसने पूरे पुर्तगाल से भारत तक की समुद्री यात्रा अकेले या फिर अपने जो भी साथी हैं उनके साथ अकेले नहीं की थी। वो जो है आधा दूरी तक आता है, आशा अंतरिप तक, जिसको कैप ऑफ गुड होप भी बोला जाता है, जो कि पहले से खोजा जा चुका था वहां का रास्ता। तो वहां का रास्ता उसको पता था, मैप वगैरह पता था, वहां तक वो पहुंचता है। उसके बाद मालिंदी नामक एक जगह पर आता है, और वहां एक भारतीय व्यापारी से मिलता है, जो कि एक गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। तो आपका आंसर होगा अब्दुल मजीद। वास्को डी गामा जो है बिल्कुल मतलब कंफ्यूज हो गया था और लगभग वापसी का फैसला कर चुका था, लेकिन तभी उसको कोई बताता है कि मालिंदी में जो है भारतीय व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है, तो वहां शायद तुमको कोई मिल जाए जो तुमको भारत तक पहुंचा देगा। तो अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा जो है ये भारत पहुंचता है। और भारत में कहां पहुंचा था भाई? तो कालीकट पहुंचा था, जो दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य है, समुद्र तटीय राज्य कालीकट, वहां पहुंचता है। और वहां के राजा जमोरिन द्वारा इसका जो है स्वागत किया जाता है। जमोरिन का वैसे असल नाम ना समुंदरी था, समुंदरी, जिसको कि पुर्तगालियों ने जमोरिन कहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पुर्तगालियों ने फैक्ट्री व्यवस्था कहां से सीखी थी? अब देखो, पुर्तगाली भारत आ जाते हैं, वास्को डी गामा भारत तक पहुंचने का रास्ता खोज लेता है, उसके बाद फिर पुर्तगालियों का आना जाना लगा रहता है। पुर्तगालियों ने भारत में आकर के यहाँ व्यापार करना शुरू किया, तो यहाँ पर वो अपनी कोठियां स्थापित करते हैं, एक तरह का बोलना चाहिए गोडाउन या फिर भंडार गृह, जिनको उन्होंने नाम दिया फैक्ट्री। तो ये जो फैक्ट्री व्यवस्था है, ये उन्होंने कहां से सीखी थी, किन से उनको आइडिया आया था? तो ये आइडिया आया था पुर्तगालियों को इटली के व्यापारियों से। मैं बताना चाहूंगा कि 1498 के पहले भी भारत और पश्चिमी देशों का व्यापार होता था, मतलब भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था। और इस व्यापार पर ना इटली के व्यापारियों का वर्चस्व था, और ये लोग थल मार्ग से व्यापार करते थे। हालांकि इटली के व्यापारी डायरेक्ट भारत नहीं आते थे, बीच में जो अरब व्यापारी थे, इसके अलावा और जो दूसरे मुस्लिम व्यापारी थे, वो जो है भारत से सामान खरीद करके ले जाते थे और इटली के व्यापारियों को बेचते थे। फिर इटली के व्यापारी जो हैं यूरोप के अन्य देशों में बेचा करते थे। मैंने ये सारा कुछ जो है डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। आधुनिक भारत का इतिहास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें ये सारा वीडियो आपको मिलेगा। तो इटली के व्यापारियों से इन्होंने जो है फैक्ट्री व्यवस्था सीखी, और किस तरह से फैक्ट्री का प्रबंधन करना है, वहां सामान ला करके इकट्ठा करना है, ये सारा चीज इटली के व्यापारियों से इन्होंने
सीखा था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन दिया है, यूरोपियों के लिए पूर्वी देशों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना आसान था। दूसरा कथन दिया है, यूरोपियों के लिए अमेरिकी देशों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना आसान था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, दोनों स्टेटमेंट को, और बताने की कोशिश करिए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। मैं आपको कूट भी दिखा देता हूं, तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो पहला कथन है ना, ये होगा गलत और दूसरा कथन होगा सही। अब पहले कथन को हम लोग देखते हैं कि यूरोपियों के लिए पूर्वी देशों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना आसान था, ये बोल रहा है। जबकि पूर्वी देशों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत में जो है ना सभ्य लोग थे, या फिर हम ये बोल सकते हैं भारत में बड़े बड़े राजा महाराजा थे, राजतंत्र का विकास हो चुका था, यहां पर जो व्यापार वाणिज्य था काफी फला फूला था, और लोग जो है पूरी तरह से सभ्य पढ़े लिखे थे। तो ऐसे लोगों को या फिर ऐसे बड़े बड़े राजाओं पर आसानी से जीत हासिल कर पाना मुश्किल था। तो यहां पर जो है भारत और अन्य पूर्वी देशों में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर पाना इनके लिए काफी मुश्किल था। शुरू के वर्षों में यूरोपियों ने, चाहे वो पुर्तगाली हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, इन्होंने जो है केवल और केवल व्यापार पर ध्यान दिया। अंग्रेज भी जब आते हैं ना तो ये व्यापार पर ही ध्यान देते हैं। पुर्तगालियों ने भी खाली व्यापार पर ही ध्यान दिया। हाँ, दक्षिण भारत के कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में अपना अधिकार जरूर कायम किया, लेकिन वे ऐसे क्षेत्र थे जो कि भारतीयों के लिए उस समय अनुपयोगी थे, और वो काफी छोटे छोटे क्षेत्र थे, भारतीयों को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था उस समय। तो भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना कर पाना आसान नहीं था, मुश्किल था। दूसरा कथन बोल रहा है कि यूरोपियों के लिए अमेरिकी देशों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करना आसान था। देखो, अमेरिकी जो देश है ना, अमेरिकी, देखो सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखो कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। कोलंबस जो कि इटली का निवासी था, और वो जो है भारत पहुंचना चाहता था, लेकिन वो गलती से जो है अमेरिका पहुंच जाता है। तो अमेरिका के जो देश थे ना, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, वहां का जो जीवन था वो पूर्वी देशों से काफी अलग था। वहां पर कोई बड़ा राजा नहीं था, लोग भी उतने सभ्य नहीं थे, लोग जो है बिल्कुल पुरातन पद्धति से जी रहे थे, जो भी जंगलों से मिलता उसको खा पी लेते थे। तो वहां पर कोई ऐसा मार्केट नहीं था या फिर कोई धन संपदा नहीं थी। जबकि भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है, भारत काफी समृद्धशाली था, और यहाँ के राजा महाराजा भी काफी समृद्ध थे और काफी ताकतवर थे। तो उन पर अपनी सत्ता स्थापित कर पाना मुश्किल था, लेकिन अमेरिकी देशों में आसानी से कब्जा किया जा सकता था। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो यूरोपीय देश थे, खास करके शुरू में स्पेन, इसने जो है अमेरिका में अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया। आगे चल करके ब्रिटेन के लोगों ने आसानी से जो है अमेरिका पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली, स्पेनिश लोगों को भगा करके। तो यहाँ केवल दूसरा कथन ही सही होगा, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, केवल कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा अंतरिप की खोज किसने की थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है, आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। देखो, वास्को डी गामा ने आशा अंतरिप की खोज नहीं की थी। वैसे आशा अंतरिप है क्या, ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है ना, ऐसे कुछ, हाँ ऐसे ही बना लेता हूं, ये ऐसे कुछ जो है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप का ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है ना, एकदम दक्षिणतम पॉइंट है, इसको बोला जाता है आशा अंतरिप। अंग्रेजी में बोला जाता है कैप ऑफ गुड होप, जिसको अभी कैप टाउन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बार्थोलोमियो डियाज ने। देखो, जो वास्को डी गामा यहां से निकलता है, यहां कहीं पर है पुर्तगाल, यहां से ऐसे निकलता है, ऐसे किनारे किनारे होता होता यहां पर आता है यहां। तो इस वाले स्थल की जो खोज है ना, ये बार्थोलोमियो डियाज ने की थी, और ये भी पुर्तगाली था। तो इसने नक्शा वगैरह बनाया था और लिखा भी था किस किस तरफ से जाना है। तो वास्को डी गामा उन्हीं रास्तों से चलकर यहां तक आता है। उसके बाद फिर वास्को डी गामा जो है इस तरफ मुड़ता है पूर्व की ओर, और आगे मालिंदी तक आता है। और मालिंदी में जो है ना, ये क्या नाम था उसका, अब्दुल मजीद के साथ फिर ये भारत आता है। ठीक है, आशा अंतरिप की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राजील का खोजकर्ता कौन था? ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, इसने जो है ब्राजील की खोज की थी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। मुगल बादशाह अकबर ने
किन स्थानों पर पुर्तगालियों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान की थी? देखो, भारत में ना पहले यूरोपियों का आगमन हुआ, उसके बाद मुगलों का आगमन। यूरोपियों का आगमन कब हुआ? 1498 में। और मुगल कब आए? 1526 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये दोनों जो हैं यूरोपियों के आगमन के पश्चात लड़े गए थे। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को भी आप लोग। तो यहां पर जो लाहौर है और आगरा है, इन दोनों स्थलों पर बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। आगे चल करके शाहजहां ने इन गिरजाघरों को तुड़वा दिया था। 1632 में शाहजहां का जो है पुर्तगालियों के साथ एक मतलब थोड़ा सा विवाद हो जाता है हुगली को लेकर के। तो वो जो है लाहौर और आगरा में जो गिरजाघर चर्च बनवाया गया था पुर्तगालियों द्वारा, उसको तुड़वा देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बुकर्क के विषय में क्या सही है? अल्बुकर्क कौन है भाई? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बन करके आया था। 1509 से लेकर के 1515 तक ये जो है भारत में पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर था। तो इसने जो है काफ़ी कुछ किया भारत में पुर्तगाली सत्ता को इस्टेब्लिश करने के लिए, व्यापार को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो उनमें से क्या सही है ये आपको बताना है। पहला दिया है, अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। बिल्कुल सही है। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में इसके समय तक जो है गोवा भी इनके अधिकार में आ चुका होता है, कोची इनके अधिकार में आ चुका होता है। तो इन क्षेत्रों में जो है इसने क्या किया, जो भी इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग थे ना, उनको सती होने पर प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि ये भारतीयों के फायदे के लिए नहीं था, खुद के फायदे के लिए था। आगे बताऊंगा मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में। भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति, इसने क्या किया? भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाया जा सके। तो जो पुर्तगाली सैनिक हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको मतलब बोला कि भाई आप भारतीय महिलाओं से विवाह करिए। और ये इसने क्या आदेश दिया कि भाई सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, कोई भी महिला जो है सती नहीं होगी। अब उस जमाने में क्या होता था कि विधवा स्त्री का जीवन जो है ना नरकमय होता था, और ससुराल वाले मैके वाले दोनों ही विधवा स्त्री को रखना नहीं चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में जो विधवा स्त्रियां होती थी, उनको जो है ना पुर्तगालियों से विवाह कर दिया जाता था। तो ये अपने फायदे के लिए किया था। अगला दिया है, कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। बिल्कुल सही है भाई। कोचीन 1503 में इन्होंने अपने कैप्चर में किया था। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन को जीता था। अगला दिया है, विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय से मित्रता की। बिल्कुल ये भी ठीक है। तो यहाँ पर चारों कथन सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 1 2 3 4 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गोवा कितने वर्षों तक पुर्तगालियों के अधिकार में था? तो देखो, पुर्तगाली हो या फिर डच हो, फ्रांसीसी हो, इनके अधिकार क्षेत्र में भारत के जो भी क्षेत्र थे ना, तो वे क्षेत्र कितने वर्षों तक, किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक उनके अधिकार में थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन कौन से क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर रखा था, अक्सर पूछता है। तो इसका आंसर मुझे आशा है कि आप लोगों ने दे दिया होगा। तो इसका आंसर है 1510 से 1961 तक। 1961 में इन्होंने जो है गोवा को आज़ादी दी थी। ध्यान रखेंगे, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा जो है 1961 को आज़ाद हुआ। 1510 में बीजापुर के सुल्तानों से गोवा को जीता गया था, और 1961 तक जो है गोवा पर पुर्तगालियों का राज रहा। अगला क्वेश्चन दिया है, डचों के विषय में क्या सही है? डचों के विषय में क्या सही है ये आपको बताना है। पहला दिया है, पूर्व के मसाला द्वीपों को अधिक महत्व दिया। अब देखो, पूर्व में जो मसाला द्वीप है ना, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, वहाँ मसाले के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। काली मिर्च वगैरह काफ़ी होता है, तो उन द्वीपों पर इसने काफ़ी महत्व दिया। अगला दिया है, भारत में कपड़ों को अधिक महत्व दिया। ये भी बिल्कुल सही है। इसने भारत में ना कपड़ों के व्यवसाय को इसने काफ़ी महत्व दिया। भारत में भारतीय वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ किया। ये भी बिल्कुल सही है। इसने जो है भारत में भारतीय वस्तुओं के निर्माण की शुरुआत की। अगला दिया है 1881। ये 1881 नहीं है, यहाँ होना था 1581। माफ़ी चाहूँगा, इसको हम लोग कर लेते हैं 1581। 1581 के पूर्व तक स्पेन के अधीन थे। बिल्कुल ठीक है। ये भी हॉलैंड को जो है ना स्पेन ने अपने अधिकार में कर रखा था। 1581 में ये स्वतंत्र हो जाता है, और उसके बाद फिर यूरोप के अन्य देशों की तरह ये भी जो है व्यापार वाणिज्य के उद्देश्य से औपनिवेशवाद में शामिल हो जाता है। तो यहाँ चारों कथन को हम सही मान लेते हैं। तो 1 2 3 4। अगर आप चौथे वाले को गलत मान लेते हैं सन के हिसाब से, तो 1 2 3। बाकी मैंने इसको करेक्ट किया चौथे वाले को। तो ये सभी जो हैं 1581 इसको माना जाए तो डचों के विषय में सभी सही हैं।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस देश के व्यापारी भारत के कोरोमंडल तट से कपड़ा खरीदकर दक्षिण पूर्व एशिया में बेचते थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो पहले क्या था कि जो मुस्लिम व्यापारी थे ना, उनका इस व्यापार पर वर्चस्व था। मतलब कि वो लोग जो है भारत से कपड़ा खरीदते थे और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में ले जा करके बेचा करते थे। जो इंडोनेशिया, मलाया, जकार्ता वाले जो देश है ना, वहां ले जाकर के बेचा करते थे। तो जो मुस्लिम व्यापारी हैं उनको जो इन्होंने जो है ना पीछे कर दिया और खुद इस व्यापार पर आ गए। मतलब कि भारत से कपड़ा खरीद करके दक्षिण पूर्व एशिया में बेचते थे। ये थे हॉलैंड के डच। ध्यान रखना, जो डच थे वो हॉलैंड देश के थे। हॉलैंड देश के निवासियों को डच कहा जाता था। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा तो व्यूज़ बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेगा तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए जो है इसी तरह से वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि दिन में एक वीडियो आ रहा है तो मैं दिन में 2 से 3 वीडियो लेकर के आऊँ। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित भी प्रश्न मैं लेकर के आऊँगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर भारतीय इतिहास से संबंधित अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो मैं उसको भी जो है बीच बीच में लाता रहूँगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों से मेरी क्या कहना चाहिए, अपील है ये कहूँगा या विनती है ये कहूँगा। चलिए ये सब आप कर ही लेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।